वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पैथो फॉर मी। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पैथोलॉजी पढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों जैसे कि अपन ने अपनी जो लिवर पैथोलॉजी वो स्टार्ट करी हेपेटोबिलियरी सिस्टम। सो अपन ने अभी तक एक इंट्रो वीडियो था अपना, और इससे पहले वाला अपना हेपेटाइटिस के बारे में अपन ने जाना। हेपेटाइटिस ए बी सी डी सब के बारे में, उनकी क्या पैथोजेनेसिस, क्या उनकी क्लिनिकल फीचर है, और सबसे बड़ा क्या मैंने उसको जो तुम्हारे लिए जो फ्लो चार्ट बनाया था, मतलब फ्लो चार्ट इन द सेंस डिफरेंस टेबल बनाई थी। तो आप एक करके आपको वो तो आपके एक फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। अगर आपको वो आता है तो पूरा हेपेटाइटिस अच्छे से आता है, आप लिख पाओगे अच्छे से, अच्छा जिसके स्कोर कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो जो आज का वीडियो है वो अपना एक नया मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सिमिलर टू द हेपेटाइटिस, दैट इज जॉन्डिस पैथोलॉजी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम सुमित रावत है, मैं सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट जीएमसी रतलाम से। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, बाकी बातें अपन लास्ट में करेंगे। तो जॉन्डिस, अब आपको अपने पहले भी जॉन्डिस पढ़ा होगा, हालांकि फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा जॉन्डिस अपन रिलेटेड टू क्या क्या जॉन्डिस के सिम्टम। तो सबसे पहली बात करनी, इट इज़ अ क्या है, दैट इज़ अ सिम्टम नॉट अ डिजीज। ठीक है, आपको मैं बताऊं तो जॉन्डिस इज अ सिम्टम कि हाँ भाई किसी का येलो डिस्कलरेशन ऑफ स्किन और आई स्क्लेरा, मतलब उस पार्ट अगर वो मान के किसी को पीला, किसी को शरीर पीला पड़ेगा, उसकी आंखें पीली हैं, तो इज अ सिम्टम। साइन सिम्टम बात करें तो दैट इज अ जॉन्डिस इज नॉट अ डिसीज बट रेदर अ साइन दैट इज सीन बाय डॉक्टर। जो साइन जो डॉक्टर के द्वारा देखा जाता है, और सिम्टम जो कि डॉक्टर के मतलब पेशेंट के द्वारा बताए जाते हैं। ठीक है, तो ये आप साइन और सिम्टम में आपको डिफरेंस पता भी होगा, तो इतना वो नहीं, लेकिन हाँ ये याद रखें कि जॉन्डिस इज नॉट अ डिसीज, इट इज़ अ सिम्टम। ठीक है, अब जॉन्डिस और इक्टेरस रिफर टू द येलोइश डिसपिगमेंटेशन ऑफ स्किन और स्क्लेरा बाय हाई लेवल ऑफ बिलीरुबिन। कहने का मतलब क्या, बिलीरुबिन का कंटेंट बढ़ने से, मतलब उसका डिपोजिशन हो गया कहाँ पर है, या तो आपकी स्क्ले मतलब लिवर में, तो उसकी वजह से जो स्क्लेरा है वो आपकी येलोइशनेस हो गई, और आपकी स्किन। ठीक है, तो जॉन्डिस जनरली पिगमेंटेशन ऑफ स्किन, इक्टेरस अपन जनरली उसकी अपने स्क्लेरा के जब उसको हो जाता है येलो, तब उसको अपन बोलते हैं। तो बोथ आर सिमिलर, जॉन्डिस एंड इक्टेरस। अब होता क्या है, दिस इज ड्यू टू द हाई एफिनिटी ऑफ बिलीरुबिन फॉर द इलास्टिक टिश्यू और द इंक्रीजमेंट ऑफ बिलीरुबिन ब्लड नोन एज हाइपर बिलीरुबिनेमिया। ठीक है, हाइपर बिलीरुबिनेमिया। ठीक है, तो अगर बिलीरुबिन का कंटेंट बढ़ता है ब्लड में, तो आप ये देख सकते हैं। ठीक है, अब नॉर्मल बिलीरुबिन आपको पहले पता होना चाहिए। तो नॉर्मल अपना 0.3 से 1.3 या 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर अपन बोलूँ तो ये होता है। लेटेड जॉन्डिस मतलब जिसमें नॉर्मली और 2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। बाकी क्लिनिकल जब जॉन्डिस कब बोलेंगे, जब आपका 2 से ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तब आप इसको क्या बोल दोगे, जॉन्डिस है। ठीक है, बिलीरुबिन का लेवल। ठीक है, तो ये तो रहा दोस्तों जॉन्डिस क्या होता है, क्या नॉर्मल वैल्यू बिलीरुबिन होती है, किसकी वजह से होता है। अब बात करते हैं होता कैसे। तो दैट इज इंक्लूड द बिलीरुबिन मेटाबॉलिज्म। बहुत दोस्तों बहुत अच्छा प्यारा मैंने इसमें डायग्राम बनाया, बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा, और बहुत अच्छे से आपको समझ आएगा, आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो अब साथ में पेन जो भी आप लिख रहे हैं तो अच्छे से देखिए, समझिए, और वहाँ पर लिखिए। मान के चलिए ये आपकी ब्लड वेसल है। जो आपकी ब्लड वेसल कलर दूसरा ले लेते हैं दोस्तों, क्या ब्लैक ब्लैक थोड़ा कॉम्बिनेशन हो जाएगा, तो अपन मैं क्या ले लूँ, कौन सा, येलो वाला ले लेते हैं। ठीक है, ये मान के चलिए आपकी ब्लड वेसल है। ठीक है, तो ब्लड वेसल में अपन को पता है आरबीसी की जो लाइफ रहती है 120 डेज रहती है। तो उसमें आरबीसी के सरफेस पर अपन हीमोग्लोबिन रहता है एचबी। ठीक है, उससे अपना हीम सिंथेसिस होता है। हीम सिंथेसिस का मतलब जब हीम ऑक्सीजनेशन होता है, ऑक्सीडेशन उसका, तो वो बिलीवर्बिन में कन्वर्ट होता है। बिलीवर्बिन बिलीरुबिन में कन्वर्ट होगा, और बिलीरुबिन दैट इज अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन। कि इसका अभी क्या एक तरह से आप अनकंजुगेटेड का मतलब ऐसा समझिए, अभी आपको क्या है, नॉन पोलर है। अभी नॉन पोलर है वो, एक तरह से वाटर इनसॉल्युबल है। ठीक है, तो वाटर इनसॉल्युबल है और एक तरह से नॉन पोलर है, ये आप ठीक है समझिए। तो ब्लड में एल्ब्यूमिन प्रोटीन भी है, तो इसके साथ बाइंड करके क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स बनाकर ब्लड में बैठा रहेगा। अब जैसे ही मान के चलिए अगर इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो ट्रांसपोर्टेशन होकर जी कहाँ जाना है, इसको अभी लिवर में जाना है। तो लिवर में सिर्फ जी अकेला जाएगा, अपना एल्ब्यूमिन इधर ही रह जाता है। ठीक है, अब अकेला जब लिवर के पास पहुंचता है, तो लिवर के पास अपन को पता है हेपेटोसाइट है उसकी सेल, जहाँ सब कुछ बिलीरुबिन सिंथेसिस वगैरह जो भी होता है। ठीक है, तो अपन मेटाबॉलिज्म होता है जो बिलीरुबिन का अपने लिवर में हेपेटोसाइट्स में। तो लिवर में घुसने का उसका एक गेट है, उसको बोलते हैं लाइगेंड चैनल, लाइगेंड वाई, जो कि ट्रांसपोर्टर है, जो कि बिलीरुबिन को ब्लड से लिवर के अंदर मतलब हेपेटोसाइट के अंदर ले जाएगा। तो मान लीजिए हेपेटोसाइट के अंदर ये आ गया, अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन आ गया। अभी क्या है, वाटर इनसोल्यूबल है, नॉन पोलर है। अब इसको पोलर बनाने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, मतलब पोलर बनाने के लिए जनरली आपको इसको कंजुगेशन करना पड़ेगा। तो आप कंजुगेटेड बिलीरुबिन बनाने के लिए आपको एक एंजाइम की ज़रूरत पड़ेगी, और उस एंजाइम का नाम है यूजीटी
UGT दैट इज UDP ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफरेज। क्या बोला मैंने? UDP ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफरेज। ठीक है, तो इस एंजाइम की जरूरत पड़ती है जो कि उसके कंजुगेशन में हेल्प करता है, जो कि हेपेटोसाइट्स में हो रहा है। तो अनकंजुगेटेड से अपना कंजुगेटेड बिलिरुबिन बन गया। ठीक है भाई, इतना समझ में आ गया। देन इसके बाद अब हेपेटोसाइट्स से निकलेगा भी, जब घुसा लाइगेंड के थ्रू है तो इसकी एग्जिट भी हुआ, तो एग्जिट के लिए उसका MDRP2 रहता है, दैट इज अ प्रोटीन गेट मल्टी ड्रग रजिस्टर। उसके साथ यहाँ पर ग्लूकोरोनिक एसिड जो कि अपनी जेनरी होती है उसके साथ एक बाइंड हो जाती है। ठीक है, जो बाद में जो अपना बाइल फॉर्मेशन होता है उसमें आती है। तो ठीक है, तो जब आप ये दोनों क्या करेंगे, फिर इस गेट के थ्रू कहाँ पर पहुँच जाएंगे? अपनी बाइल डक्ट में, या फिर मैं बोलूँ सिंपली बाइल कैनालिकुलाई के थ्रू होते हुए कहाँ पर पहुँचेंगे? सीधे इंटेस्टाइन में पहुँच जाएंगे कंजुगेटेड बिलिरुबिन। ठीक है, ग्लूकोरोनिक एसिड के साथ। तो जो वाला ग्रीन वाला दिख रहा है दैट इज ग्लूकोरोनिक एसिड, ग्लूकोरोनिक कंपाउंड जो है उसके साथ मिल जाता है। तो ये तो जैसे मैंने आपको बताया अनकंजुगेटेड नॉन पोलर से पोलर बना दिया अपन ने। हाँ, लेकिन याद रखें ये वाटर इंसोल्यूबल भले है, लेकिन वाटर इंसोल्यूबल है तो लिपिड सोल्यूबल भी होगी। ठीक है, तो याद करें। अब देखिए आगे का क्या है, इंटेस्टाइन में आ गया अपना, इंटेस्टाइन में कंजुगेटेड बिलिरुबिन आ गई। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ डेंडोरम में भी बोलते हैं अपन, वहाँ पर वो फर्स्ट जैसे इंटेस्टाइन में आती है दैट इज कन्वर्ट टू द यूरोबिलोनिजन। क्या? यूरोबिलोनिजन, बिलोनिजन में कन्वर्ट हो जाती है। अब यूरोबिलोनिजन का पूरा जो मतलब 80% जो पार्ट है दैट इज कन्वर्ट टू द स्टर्कोबिलोनिजन दैट इज एक्सक्रीटेड इन फीकस, एंड 20% विच इज़ रीऑब्जर्व इन ब्लड, रीअब्जॉर्ब ब्लड में हो जाता है वापस। और वापस जो यूरोबिलोनिजन है वो 20% जो है वो कुछ पार्ट उसमें यूरिन में चला जाएगा, कुछ अपना एक्स्ट्राहेपेटिक सर्कुलेशन वापस लिवर में रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, अब जनरली अपन को पता है कि अपना जो स्टर्कोबिलिन है वो जो अपना फीकस में जाता है तो वहाँ पर उसका जो भी कलर है वो देता है, बाकी यूरोबिनोजन अपने यूरिन में कलर देता है, येलोइश कलर जो रहता है वो अभी अपन एक बार और देख लेंगे। ठीक है, तो जैसे कि देखिए बुक का डायग्राम भी देख लीजिए, इसमें भी बहुत प्यारा दिया हुआ है। आपको पता है कि नॉर्मल बिलिरुबिन जो प्रोडक्शन होता है 0.2 कितना रहता है, ये देखिए एक बार और देखा, ये देखिए 0.2 से 0.3 ग्राम पर डे, इतना क्या होता है प्रोडक्शन होता है। ये पर डे के हिसाब से बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो बिलिरुबिन अब देखिए यहाँ पर भी वही चीज़ है, सीनेसेंट एरिथ्रोसाइट अपनी लेटेंट स्टेज में, उससे हिम आया, हिम से अपना जनरली कन्वर्ट बिलीवर्ड में हुआ, बिलीरुबिन एल्ब्यूमिन के साथ देखिए कॉम्प्लेक्स बना लिया, अभी ये ब्लड में। ठीक है, बिलीरुबिन रिडक्टेज की वजह से हीम ऑक्सीडेशन हुआ था। अब ब्लड के थ्रू, ब्लड में के बाद हेपेटोसाइट में जाएगा, तो हेपेटोसाइट में सिर्फ अकेला क्या है, बिलीरुबिन गया है। ठीक है, वो भी कैसा है, अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन है। ठीक है, तो फिर दीदी ग्लूकोरोनाइड्स के साथ मिलकर यहाँ पर एक कन्वर्ट हो जाएगा बाइल कंजुगेटेड बिलीरुबिन, वो बाइल कैनालिकुलाई के थ्रू कहाँ पर आ जाएगा, ड्यूडेनम और जो अपना इंटेस्टाइन वाला पार्ट है। तो यहाँ पर यह है दैट इज कंजुगेटेड बिलिरुबिन है। किस तरीके है, एक और बार एक है कंजुगेटेड बिलिरुबिन, ये वाला दिख रहा है आपको। ठीक है, तो ये जाकर अपना फिर कन्वर्ट कंजुगेटेड बिलिरुबिन है जो कि अपने इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर यूरोबिलिनोजन जो अपना उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। यूरोबिलिनोजन जिसका 80% अपने इससे अपने को पता है स्टर्कोबिलिन में कन्वर्ट होता है और 20% वापस से ब्लड में रीअब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको देखिए बहुत अच्छे से मैंने समझा, आप एक बार फिर से अच्छे से इसको देखिए कि कैसे ब्लड में बन रहा था, फिर हेपेटोसाइट में वहाँ पर इसका कंजुगेशन हुआ, फिर इंटेस्टाइन में गया, इंटेस्टाइन में फिर पार्ट ऑफ 80% इधर और 20% उधर रीअब्जॉर्ब हुआ। ठीक है, तो फिर आगे देखते हैं अपन दोस्तों, सोर्स ऑफ बिलिरुबिन। तो बिलिरुबिन इज एंड प्रोडक्ट ऑफ हीम डिग्रेडेशन, अभी देखा हीम सिंथेसिस हो रहा है तो रिलीज ऑफ हीम ऑक्सीडेशन हुआ, बिलिवर्डिन बना। ट्रांसपोर्ट ऑफ बिलिरुबिन कैसे हुआ, तो ओनली अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन रीच टू द लिवर विदाउट एल्ब्यूमिन, एज अपन ने देखा था उसको, एल्ब्यूमिन तो ब्लड का कंपोनेंट है तो वहाँ पे रह गया प्रोटीन पार्ट। सेकंड हेपेटिक फेज, जहाँ पर अपना क्या मेनली कंजुगेशन हुआ, जो कंजुगेशन वाला स्टेप है तो इसमें क्या 3 स्टेप है, हेपेटिक अपटेक, कंजुगेशन और सीक्रेशन इनटू बाइल। हेपेटिक अपटेक जैसे लाइगेंड वाई, जो लाइगेंड वाई था उसने एंट्री चैनल था उसके थ्रू हेपेटोसाइट में लिया, वहाँ पर कंजुगेशन, जहाँ पर कंजुगेटेड बिलिरुबिन हुआ मतलब नॉन पोलर है, वाटर इनसोल्युबल को अपने वाटर सोल्युबल में कन्वर्ट करा। ठीक है, और सीक्रेशन बाय रेट लिमिटिंग स्टेप कौन सा था, जब अपना जो MDRP था मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस प्रोटीन 2 था, उसके थ्रू वहाँ पर बाइल डक्ट के होते हुए अपने इंटेस्टाइन में पहुंचा, दैट इज रेट लिमिटिंग स्टेप जो कहेंगे। लास्ट फेरेंटेशनल फेज है जहाँ पर अपीयरेंस ऑफ कंजुगेटेड बिलिरुबिन इन द इंटेस्टिनल ल्यूमन एंड मेटाबोलाइज्ड टू यूरोबिलिनोजन, जिसका अपने देखा 80% ऑक्सीडाइज्ड टू स्टेरकोबिलिनोजन जो कि येलोइश कलर देता है स्टूल में, फीसिस में, बाकी 20% रीअब्जॉर्ब हो जाता है, जो कि कुछ पार्ट उसका एक्सक्रीटेड होता है यूरिन में, येलो कलर यूरिन का आता है फिर, और कुछ एक्स्ट्रा हेपेटिक सर्कुलेशन वापस लिवर में सर्कुलेट हो जाता है फॉर मेटाबॉलिज्म के लिए। ठीक है दोस्तों, अब इसी बेसिस पर अपन ने जो बिलिरुबिन के टाइप्स बता दी कि एक अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन है, एक कंजुगेटेड बिलिरुबिन है। ठीक है, तो दोनों में जो डिफरेंस आपको पता भी, वैसे अनकंजुगेटेड अभी अपन ने बोला लिपिड सोल्यूबल है, मतलब लाइपोफिलिक है, दैट इज लिपिड इनसोल्युबल, इनसोल्युबल इन वाटर है, ये वाटर सोल्यूबल है। ये कैन नॉट एक्सक्रीट इन यूरिन अनकंजुगेटेड, इसलिए अपन उसको क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं कंजुगेटेड में, ताकि एक्सक्रीट हो जाए यूरिन में और स्टूल में भी। ठीक है,
डिपोजिशन ऑफ यूरोबिलिनोजन इन ब्रेन इज नोन एज कर्निक्टेरस। अब जनरली जब आप देखते हैं बच्चों में न्यूबॉर्न रहता है तो उसमें ऐसा जनरली देखा जाता है। एक कंडीशन इराइथोब्लास्टोसिस फेटालिस आपने पढ़ी भी होगी, ठीक है। तो उसमें जनरली ये ऐसा देखने को मिलता है। तो कर्निक्टेरस आपको याद रखना है। डिपोजिशन ऑफ अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन इन ब्रेन इज नोन एज कर्निक्टेरस, लेकिन कंजुगेटेड बिलिरुबिन के केस में ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। बाकी थोड़ा नॉर्मल लेवल देख लेते हैं। नॉर्मल लेवल बिलिरुबिन का अपना 0.3 से 1.99 ठीक है। बाकी वेरी करता है, 1.2 भी रहता है, 1.9 तक ऐसे वेरी कर सकता है मिलीग्राम पर डेसीलीटर। इसमें कंजुगेटेड 0.3 तक रहता है, बाकी अनकंजुगेटेड 0.3 से 1.6 तक, ठीक है। बाकी नॉर्मली अपन इसलिए कहते हैं कि अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन एज अ कम्पेयर टू कंजुगेटेड ज़्यादा रहता है ब्लड में, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे अपनों को इसका पढ़ना है क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ जॉन्डिस। तो 2 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन अपन जनरली पढ़ते हैं। तो जो पहला है वो तो अपना एक तरह से लिवर के बेस पर, लिवर में जो चल रहा है, मतलब प्री हेपेटिक जॉन्डिस मतलब लिवर से पहले की कंडीशन, मतलब कहीं ना कहीं ब्लड वेसल का इन्वॉल्वमेंट है। हेपेटिक जॉन्डिस मतलब लिवर में दिक्कत है तो लिवर में काम हो रहा है, ठीक है, इंट्रा लिवर इंट्रापेटिक। और पोस्ट हेपेटिक मतलब एक्स्ट्रा हेपेटिक, कहने का मतलब कि लिवर के बाद की जो कंडीशन है दैट इज़ कहाँ पे, इंटेस्टाइन में। तो एक तो मैंने बोला मान के चलिए लिवर है, एक इससे पहले की कंडीशन है जो प्री हेपेटिक जॉन्डिस है वो अपना कहाँ पर हो रहा है, अपना ब्लड वेसल में हो रहा है, ठीक है। एक बाद में पोस्ट हेपेटिक कंडीशन है, हेपेटिक जॉन्डिस जो कि अपना कहाँ पर हो रहा है, इंटेस्टाइन में हो रहा है, ठीक है। तो इसी बेस पर अपन 3 तरह के इसमें देख लेते हैं। तो एक एक करके देख लेते हैं। जो पहला क्लासिफिकेशन है वो अपना इसके बेस पर, दूसरा भी आएगा आपका कंजुगेट अनकंजुगेट बिलिरुबिन, तो वो भी अपन देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले प्री हेपेटिक जॉन्डिस देख लेते हैं। तो प्री हेपेटिक जॉन्डिस में आप देखते हैं इसको ऑल्सो नोन एज हीमोलिटिक जॉन्डिस, क्योंकि ये इसमें हीमोलिटिक अनेमिया कॉमन आता है, ठीक है। तो ड्यू टू द इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ बिलिरुबिन इन ब्लड, ठीक है, समझ में आएगा, बिलिरुबिन का कंटेंट बढ़ रहा है ब्लड में, लीड टू द अनकंजुगेटेड हाइपर बिलिरुबिनेमिया, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ रहा है ऐसा, तो इसलिए अनकंजुगेटेड हाइपर बिलिरुबिनेमिया कॉज्ड बाय हीमोलिटिक अनेमिया के पेशेंट में, मतलब हीमोलिटिक अनेमिया इसका कॉज होगा। जनरली जिसको हीमोलिटिक अनेमिया होगा उसमें ये केसेस हो सकता है। तो हीमोलिटिक अनेमिया के फिर कॉज अदर भी हैं, जैसे हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, मलेरिया, और कुछ ड्रग्स हैं जैसे मेथाइलोडोपाक्विनिन के कंटेंट की वजह से भी ये हो सकता है। तो बाकी दोस्तों मैंने हीमोलिटिक अनेमिया की वीडियो अपना पार्टिकुलर बना कर रखा, उसमें मैंने एक एक करके सारी चीज़ें समझाई हैं, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। बाकी मैं लिंक इसमें दे दूँगा, ठीक है। अनकंजुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनिया इज द कॉज ऑफ हीमोलिटिक अनीमिया। तो नोट भी आप याद करें कि हीमोलिटिक अनीमिया का कॉज क्या है, अनकंजुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनिया, ठीक है। हेपेटिक जॉन्डिस मतलब लिवर में, अब साइट ऑफ क्या है इसकी, लिवर है, तो नोन एज हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस। जैसे ऊपर हीमोलाइटिक अनीमिया कह रहे थे, इसको हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस बोल रहे हैं, ठीक है। हेपेटिक जॉन्डिस ऑल्सो नोन एज हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस। बात करें डिफेक्ट इन अपटेक ऑफ बिलिरुबिन बाय लिवर, ठीक है। अपटेक ऑफ बिलिरुबिन क्या है, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ना कब होगा, जब डिफेक्ट आ जाएगा किसी वजह से बिलिरुबिन के अपटेक में, तब बढ़ जाएगा। या फिर कंजुगेशन प्रोसेस में कोई डिफेक्ट आ जाए तब बढ़ जाएगा, मतलब कंजुगेटेड बिलिरुबिन बन ही नहीं रहा। डिफेक्ट इन एक्सक्रीशन ऑफ कंजुगेटेड बिलिरुबिन इनटू बाइल कैनालिकुला इंट्राहेपेटिक कोलेस्टेसिस, मतलब कहने का मतलब जो अपने बाइल डक्ट थी उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाए आपके बाइल कैनालिकुला में, तो उस कंडीशन में क्या, अब वो कन्वर्ट तो हो चुका था जब तक कंजुगेटेड में, तो इसलिए कंजुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ जाएगा। तो ठीक है, तो 2 कंडीशन अपन, अनकंजुगेटेड बढ़ रहा है, एक में कंजुगेटेड बढ़ रहा है। तो बोथ कंजुगेटेड एंड कंजुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनिया अकर किस कंडीशन में, आपकी हेपेटिक जॉन्डिस में आपके दोनों देखने को मिलेगा, लेकिन ऊपर सिर्फ अपनों को क्या मिल रहा था, अनकंजुगेटेड वाला, ठीक है। तो इसकी कॉज जगह हेपेटाइटिस हो सकता है, सिरोसिस कंडीशन बन सकती है, ये दोनों मोस्ट कॉमन कॉज है अपना हेपेटिक जॉन्डिस के। नेक्स्ट एंड थर्ड पार्ट आता है पोस्ट हेपेटिक और एक्स्ट्रा हेपेटिक जॉन्डिस, जिसको ऑल्सो नोन एज ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, क्योंकि कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ पर हुआ है, एक्सक्रीशन इनटू इंटेस्टाइन, कि इंटेस्टाइन में मतलब इंटेस्टाइन से आगे एक्सक्रीट ही नहीं हो रहा, इसलिए ड्यू टू द एक्स्ट्रा हेपेटिक कोलेस्टेसिस। तो इसका क्या है, अब इसमें ऑब्वियस ही बात है, अनकंजुगेटेड से कंजुगेटेड बन चुका है, तो कंजुगेटेड बिलिरुबिन का कंटेंट क्या होगा, इसमें बढ़ने लगेगा। तो इसकी वजह से क्या, स्टोन कैसे कब हो सकता है, तो स्टोन हो गया हो आपका कॉमन बाइल डक्ट में, या फिर कार्सिनोमा पेंक्रियाज, या फिर कॉमन बाइल डक्ट का कार्सिनोमा। तो इन तीनों कंडीशन में आपको क्या ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से आपका कंजुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ता हुआ मिलेगा, ठीक है। बाकी देखिए जो मैंने आपको अभी बताया वो यहाँ पर भी लिखा है, मेन कॉजेस ऑफ जॉन्डिस, एक्सिस प्रोडक्शन ऑफ बिलिरुबिन, रिड्यूस हेपेटिक अपटेक, इम्पेयर्ड बिलिरुबिन कंजुगेशन जो कि लिवर में रहेगी, डिक्रीज हेपेटोसेलुलर एक्सक्रीशन जो कि इंटेस्टाइन में रहेगी, ठीक है। एक्सिस प्रोडक्शन बिलिरुबिन जो कि ब्लड में भी हो सकता है, जैसे कभी अपन ने देखा हीमोलिटिक अनीमिया रहेगा, रिड्यूस हेपेटिक अपटेक में डिफ्यूज हेपेटोसेलुलर डिसीजेज। बाकी फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस ऑफ न्यूबॉर्न, जब आप लेबर में कंडीशन में आपका कंजुगेटेड में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, या फिर एक्सक्रीशन नहीं हो पा रहा है, तो उस कंडीशन में आपको देखिए यहाँ पर अलग अलग तरह के ड्रग इंड्यूस कैनालिकुलर मेम्ब्रेन डिसफंक्शन, या फिर कैनालिकुलर मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर में डेफिशिएंसी हो जाएगी,
इम्पेड इंट्रा एक्स्ट्रा हेपेटिक बाइल फ्लो, मतलब कहने का मतलब आगे कोई नहीं हो रहा है, जैसे गोल स्टोन, कार्सिनोमा, पेनक्रियास, जो मैंने आपको ऊपर बताया कॉसेस वही इसमें लिखे हैं, तो आप एक करके देख लीजिए। सेकंड क्लासिफिकेशन जो आता है अपना आता है दैट इज अनकंजुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनेमिया और कंजुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनेमिया। तो इसमें एक कंजुगेटेड दोनों में अपन एक एक करके देखेंगे। बाकी इससे पहले अपन ने जो देखा जॉन्डिस प्री हेपेटिक, हेपेटिक और पोस्ट हेपेटिक। प्री हेपेटिक में 3 स्टेज थी, अपटेक लेना, उसका कंजुगेशन करना और सीक्रेशन करना। तो प्री हेपेटिक एंड हेपेटिक की अपटेक और कंजुगेशन दोनों फेज, मतलब ए वाली और ए वाली तीनों का अपन ने क्या है, जिसमें क्या बढ़ रहा है, सिर्फ अपना अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ रहा है। लेकिन वहीं हेपेटिक की सीक्रेशन वाली स्टेज और पोस्ट हेपेटिक के दोनों में अपना क्या बढ़ रहा है, कंजुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा एक और भी है तो वो याद रखें। आगे कंजुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनेमिया जो अपना सीबी वाला है, उसको भी अपन ने 2 टाइप्स में डिवाइड करा है। ठीक है, तो जैसे कि इंट्राहेपेटिक कोलेस्टेसिस मतलब जो लिवर के अंदर है, और एक जो एक्स्ट्राहेपेटिक कोलेस्टेसिस जो कि अपना क्या है, अपना आउटसाइड द लिवर है। ठीक है, मतलब आउटसाइड लिवर एंड इंटेस्टाइन में। तो अब इंट्राहेपेटिक में क्या प्रॉब्लम इन सीक्रेशन, जैसे MDR2 जो अपना MDRP2 जो अपना प्रोटीन चैनल था, उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत है बिटवीन द एडजेसेंट हेपेटोसाइट, तो जिसकी वजह से बाइल प्लक्स फॉर्मेशन हो रही है। क्या हो रही है, बाइल प्लक्स फॉर्मेशन। ठीक है, प्रॉब्लम इन कॉमन बाइल डक्ट मतलब बाइल कैनालिकुला में कहीं दिक्कत है, स्टोन या कैंसर है, तो इसकी वजह से एक्स्ट्राहेपेटिक कोलेस्टेसिस हो सकती है। ठीक है, तो जिसकी वजह से बाइल लेक्स फॉर्मेशन होगा, तो एक में प्लग फॉर्मेशन हो रहा है, एक में लेक्स फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अपना एक जो छोटा टॉपिक आता है वो कंजुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनेमिया का ही है, तो दैट इज नियोनेटल जॉन्डिस या फिर फिजियोलॉजी ऑफ जॉन्डिस ऑफ न्यू बॉर्न, जो अभी अपन ने ऊपर भी देखा था। देखिए इस चार्ट में भी अपना ये लिखा था दैट इज फिजियोलॉजी इम्पेयर्ड बिलिरुबिन कंजुगेशन, जो कि लिवर में रहेगा। तो इसमें एक देख लें, जब जॉन्डिस अपीयर इन नियोनेट्स व्हेन टोटल सीरम बिलिरुबिन 3 से ज़्यादा हो जाए बच्चों में। ठीक है, इट में भी अनकंजुगेटेड और कंजुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनेमिया। ठीक है, बाकी मेनली अपन कंजुगेटेड वाला इसमें कंसीडर करते हैं। तो एक एक करके अपन अपने 2 क्लासिफिकेशन देखे, अनकंजुगेटेड और कंजुगेटेड। अनकंजुगेटेड की पहले देखे तो इसमें क्या क्या रहा अपना, इसमें जनरली अपने एक 2 सिंड्रोम आएंगे, गिलबर्ट आएगा, एक क्रिगलर नाजर सिंड्रोम। ठीक है, 2 सिंड्रोम की बात करेंगे, तो इस दोनों में अपन देख लेते हैं। दैट इज ऑटोजोमल डोमिनेंट माइल्ड इंक्रीज इन अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन एंड डिफेक्ट इन डिक्रीज एक्टिविटी ऑफ यूडीपी ग्लूकोरोनेट ट्रांसफरेज, जो कि एंजाइम था, जो कि अनकंजुगेटेड को किस में कन्वर्ट कर रहा था, कंजुगेटेड में। ठीक है, उसमें अपनी कोई डिफेक्ट आ जाएगा, तो ट्रीटमेंट के लिए क्या आप देखो, फिनोबार्बिटोन दे दोगे, जो कि उस एंजाइम को इंड्यूस करेगा कि हाँ भाई डिफेक्ट आ गया, तो इंड्यूस करेगा ताकि आगे कंजुगेशन हो सके बिलिरुबिन का। नेक्स्ट आता है क्रिगलर नाजर सिंड्रोम, जो कि कंजेनाइटल अनकंजुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनेमिया, मतलब बचपन से अनकंजुगेटेड बिलिरुबिनेमिया का कंसेप्ट है। तो डिफेक्ट इन आइदर रिड्यूस और एब्सेंट ऑफ यूडीपीजी ट्रांसफरेज, अब इसमें भी या तो डिफेक्ट है उस एंजाइम में या फिर वो एब्सेंट है। तो इसके 2 टाइप्स हैं, टाइप 1 और टाइप 2। ठीक है, दोनों को एक साथ देख लेते हैं तो आपको थोड़ा डिफरेंस भी याद रहेगा। एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, एक ऑटोसोमल डोमिनेंट है। एक में यूडीपीजी ट्रांसफरेज एब्सेंट है, एक में यूडीपीजी ट्रांसफरेज रिड्यूस हुआ है। ठीक है, इसमें एब्सेंट है। फिनोबार्बिटोन यहाँ पर इनफेक्टिव है, लेकिन फिनोबार्बिटोन इफेक्टिव अपना टाइप 2 में, मोर सीवियर देन टाइप 2, यहाँ पर लेस सीवियर देन टाइप 1, मे बी पॉजिटिव इन कर्निक टेरेस, लेकिन यहाँ पर नो कर्निक टेरेस, जो कि अपना अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन डिपोजिशन आकर इन द ब्रेन। ठीक है, तो सिमिलर टू गिलबर्ट सिंड्रोम अभी आगे भी मैं आपको बताऊंगा। तो एक नेक्स्ट आता है इसमें डुबिन जॉनसन सिंड्रोम। ठीक है, तो डीजीएस द टाइप ऑफ कॉन्जेनाइटल कंजुगेटेड बिलिरुबिन, कॉन्जेनाइटल वो ए वाला अनकंजुगेटेड कॉन्जेनाइटल था, अनकंजुगेटेड कॉन्जेनाइट या बराबर कंजुगेटेड कॉन्जेनाइटल है। ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव होता है। म्यूटेशन इन कैनालिकुलर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, इसमें म्यूटेशन हो जाएगा अगर MDRP जो अपना प्रोटीन चैनल था। ठीक है, इसमें तो लिवर इज ब्लैक इन अपीयरेंस, कैसा दिखेगा आपको, काला, लिवर का अपीयरेंस कैसा हो जाएगा, ब्लैकिश हो जाएगा। नेक्स्ट आता है अपनी जो सेकंड टाइप है कंजुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनेमिया। ठीक है, इसमें अपना एक रोटर सिंड्रोम आता है जो कि ऑटोसोमल रिसेसिव है। नो ब्राउन पिगमेंट इन द लिवर सेल, कोई ब्राउन पिगमेंट नहीं रहेगा लिवर सेल में, जो कि अपना जैसे अपन जनरली जब बोलते हैं कंजुगेशन होता है तो उसमें आ जाता है, उसका पिगमेंट्स बनने लगते हैं। तो द एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर बेसिस इसकी पता नहीं अभी। ठीक है दोस्तों, तो ये तो रहा दोस्तों अपना कंजुगेट और अनकंजुगेट। जैसे कि यहाँ पर देखिए हेरिडिटरी हाइपरबिलिरुबिनेमिया अपन बोलते हैं, ये सॉरी दोस्तों थोड़ा ब्लर इमेज हो गई है, वो मैंने फ़ोन से खींची है। ये देखिए अनकंजुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनेमिया और यहाँ पर क्या कंजुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनेमिया। तो देखिए क्रिगर नाजर सिंड्रोम टाइप 1, यहाँ पर टाइप 2 है। ठीक है, गिलबर्ट सिंड्रोम तीनों अनकंजुगेटेड में, और डोबिन जॉनसन सिंड्रोम और रोटर सिंड्रोम कंजुगेटेड में। बाकी आप देख सकते हैं इनका इनहेरिटेंस, और बाकी डिफेक्ट क्या है तो एब्सेंट है, डिक्रीज है, डिफेक्ट भी देख सकते हैं। लिवर पैथोलॉजी क्या है किसमें, तो पिगमेंटेड साइटोप्लाज्मिक ग्लोब्यूल आपको याद रखना है, डोबिन जॉनसन सिंड्रोम में रहता है। वहीं क्लिनिकल कोर्स क्या है, फेटर नियोनेटल पीरियड में अपना क्या टाइप 1 वाला फेटर रहता है। ठीक है, बाकी इनोक्यूअस मतलब कुछ सारे हमले से, इनमें कोई ऐसा दिक्कत नहीं है।
ठीक है। तो ये टेबल वही है जो कि मैंने आपको ऊपर बताई, तो आप इसको भी याद कर सकते हैं। बाकी मैंने इंडिविजुअल थोड़ा थोड़ा आपको सबके बारे में बता दिया है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो रहा दोस्तों अपना पूरा ओवरऑल व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ पैथोलॉजी ऑफ जॉन्डिस, दैट इज प्री हेपेटिक, हेपेटिक और पोस्ट हेपेटिक, व्हाट इज कंजुगेटेड हाइपरबिलिरूबिनेमिया, व्हाट इज अनकंजुगेटेड हाइपरबिलिरूबिनेमिया, कैसे इसकी मेटाबॉलिज्म हो रहा है बिलिरूबिन का, कि अपना ब्लड में, लिवर में अपना और इंटेस्टाइन में। तो अब तीनों करके अच्छे से उस डायग्राम को अच्छे से देखिए, आपको बहुत अच्छे से कंसेप्ट समझ में आएगा। और फिर आप जब बुक पढ़ेंगे एक बार तो और अच्छे से आपका एकदम क्लियर हो जाएगा, आप कभी भी जॉन्डिस नहीं भूलेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आप उस पर अपनी अच्छे से पकड़ बना लीजिए। तो चलिए अपन दोस्तों जो कि नेक्स्ट अपना पार्ट रहता है एमसीक्यू का, वो देख लेते हैं एक बार। नॉर्मल बिलिरूबिन प्रोडक्शन फ्रॉम हीम, मतलब नॉर्मल अभी अपन ने देखा था ना 0.2 to 0.3 ग्राम पर डे के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, वो वाला नॉर्मल नहीं बता रहा हूँ कि जो नॉर्मल था अपना 0.3 से अपना कितना था 1.2 था 1.9 मिलीग्राम पर डेसीलीटर था वो। ठीक है, यहाँ पर डे के हिसाब से। तो ये देखिए इसमें ऑप्शन होगा तो 0.2 से ये दोस्तों थोड़ा गलत लिख दिया, यहाँ पर ग्राम आएगा। ठीक है, इसकी यूनिट का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पर डे के हिसाब से। प्रीडोमिनेटली कॉज ऑफ कंजुगेटेड हाइपरबिलिरूबिनेमिया, मतलब कंजुगेटेड हाइपरबिलिरूबिनेमिया का तो अब वही जो ऊपर चार्ट बनाया था उसमें कंजुगेटेड में अपना क्या क्या था, रोटर सिंड्रोम था, बाकी हिमोलिटिक एनीमिया ऊपर था, ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस ऊपर था और गिलबर्ट ऊपर था। तो रोटर इसका आंसर हो जाएगा। पिगमेंटेड साइटोप्लाज्मिक ग्लोब्यूलस लिवर पैथोलॉजी इज द इंडिकेशन ऑफ पिगमेंटेड साइटोप्लाज्मिक ग्लोब्यूल। अभी मैंने बताया था आपको किसका था, डोबिन जॉनसन सिंड्रोम। तो डोबिन जॉनसन सिंड्रोम देख लीजिए, तो ये वाला आंसर रहेगा। ठीक है, एब्सेंट ऑफ UGTPA1, मतलब जो UGT1A1 जो अपना क्या था, अपना UDP जो ग्लूकोरोन ट्रांसफरेज था उसकी बात चल रही है, एक्टिवली सी नहीं। तो UGTP एब्सेंट बता रहा है, एब्सेंट ही हो गया। तो टाइप 1 में भी अपन ने देखा था, उसकी जो अपन लिवर पैथोलॉजी देख रहे थे उसमें ये एब्सेंट था। तो क्रिगुलर नार्जर सिंड्रोम टाइप 1। ठीक है, बाकी आपको जो मेनली MCQ है वो ऊपर जो टेबल बनी थी अपनी ये वाली इससे ली है, तो एक बार आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये तो आप पूरा आपके सामने इसका MCQ लिवर पैथोलॉजी में अपने जॉन्डिस अपन ने कवर करा। जो एक नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों जो कि बचा है एक और वीडियो जो कि मैं लेके आऊँगा, इस पर एक लास्ट वीडियो रहेगा, दैट इज़ कार्सिनोमा, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। तो वो बहुत जल्दी लेके आऊँगा, तब तक आप पढ़ते रहिए अपना जॉन्डिस बारे में। और बुक जरूर पढ़िए दोस्तों, प्लीज़ दोस्तों। बुक आपको बिल्कुल नहीं छोड़नी, बुक आपके आगे तक काम आएगी। ठीक है, मैं आपको एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करवा देता हूँ। हाँ, कहीं अच्छा आप एग्जाम में इतना भी लिख के आएंगे तो आपका स्कोर अच्छा आएगा, लेकिन आप बुक पढ़ोगे तो आपको और अच्छे कंसेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों प्लीज़ मेरे इस वीडियो या फिर चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी उसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू दोस्तों, तो अगली वीडियो में बहुत जल्दी मिलते हैं। धन्यवाद।